बहन इसको थोड़ा फैला यार, वीडियो को शेयर कर दो, इधर उधर बोल। राहुल शाह हमारे, डोप चौहान हमारे छोटे भाई हैं, डिस्कशन होनी है तो उनसे। यस, राम राम चार भाई, कैसे हो? जब जंग जी की जब सभी आ जाओ, आ जाओ। राहुल शाह को लेते हैं। जय श्री जय श्री। हर हर महादेव। तुम हर हर अगर महादेव राहुल महादेव साहब। आपकी आवाज आ रही है बराबर? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए। एकदम एकदम बढ़िया। अभी और लोगों के आने का इंतजार करना है कि हम जल्दी शुरू करें? करते हैं, थोड़ा इंतजार, आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, कुछ इंतजार करते हैं। हमने भी कुछ लोगों को कहा है कि वो लोग भी आए। पूरा जय जय माता दी सभी को। तो आज आशीर्वाद हम नवाजा। एजेंडा क्या जी रखेंगे? आपने डिसाइड किया है कि हम चर्चा का एजेंडा क्या रखेंगे? जी। राहुल साहब एक सेकंड, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा अपने लोगों से। हम्म। पता है आप इंट्रोड्यूस के मोहताज नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत ना कि अ, ये हमारे राहुल साहब हैं, जैसलमेर रॉयल फैमिली से। ठीक है, सबको बताने की जरूरत नहीं है। यदुवंश सिंह क्षत्रिय राजपूत राजा। तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा बहुत, लोगों को मतलब बताइए यदुवंश को लेके जो कुछ मिथ्स हैं वो भी, और जो हम्म, फैक्ट्स हैं लोगों को वो बताना ज्यादा जरूरी जी जी। है। जय श्री कृष्ण। जी जी, तो बताइए हम राज। जब पुराने वंशों के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे यदुवंश है, हमें काफी पीछे जाना पड़ जाता है, क्योंकि यदुवंश में यदु से ही शुरू करना पड़ेगा। उससे बाद में तो नहीं किया जा सकता शुरू। जी इतना यदुवंश के बारे में लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण यादवों में हुए थे। यदुवंशी क्षत्रिय थे भगवान कृष्ण, इतना पता है। इससे ज्यादा लोगों को नहीं मालूम होता। भगवान कृष्ण से जी ज्यादा यदुवंश के बारे में नहीं जानते, यदु के बारे में जानते ही नहीं है। यदुवंश का मतलब समझते हैं भगवान कृष्ण का वंश। यादव जी बहुत बड़ी कौम है, उसके अंदर भगवान कृष्ण ये वृष्णि यादवों में हुए थे। ऐसे भाई है ये यादव, वो यादव होते हैं, और कई सारे अलग अलग ब्रांचेस है यादवों की। तो अब बात आता है यदुवंश का क्या है, कहाँ से शुरू होता है। जी तो सबसे पहले यदुवंश का मेंशन हमारे ऋग्वेद में आता है। तो ऋग्वेद के अंदर एक सिस्टम होता है पंचजन्य का। तो जी पंचजन्य यानी जन्य यानी लोग। लोग का सेंस इसमें पीपल नहीं हो रहा, नेशन की तरह हो रहा है। कि 5 राष्ट्रों की बात की जा रही। राष्ट्र इन सेंस इंग्लिश वाला नेशन नहीं, डायनेस्टी। डायनेस्टी वाला, किंगडम वाला नेशन हो रहा है। जी तो 5 रियासतों की बात की जाती है ऋग्वेद के अंदर पंचजन्य। यानी कौन सी रियासतें धर्म के फेवर में है और कौन सी रियासतें धर्म के विरोध में है। तो क्योंकि फेवर के लिए हम भाई बोला जाता है, दोस्त बोला जाता है, तो एक शब्द जी यूज होता है भारत। जी भारत का मतलब ऋग्वेदिक जुबान के अंदर इस तरीके से आता है कि जो लोग धर्म के फेवर के अंदर है। भ्रातृ नहीं कहते भाई को जिस तरीके से। तो उन जी 5 फेवरेबल रियासतों में ऋग्वेद के अंदर नाम आता है यादवों का। तो अब यदुवंश कहाँ से शुरू होता है, उसमें ऋग्वेद ऐसा कहता है कि जो महाराज यदु थे, वो जी अफगानिस्तान से यमुना के तरफ आते हैं। तो अब इसमें बड़ा मेंशन आता है कि जब महाराज यदु जब सिंधु नदी तक आए, वो तुर्वशु और पारसू के साथ में है। पारसू भाई आज के जो बलोच हो गए वो लोग हो गए। तुर्वशु अब बचे नहीं है, कि उनको म्लेच्छों ने खत्म कर दिया है। एक समय तजिकिस्तान वगैरह यहाँ पर भी हम ही आ रहे हो हुआ करती थी, जी जो अब खत्म हो गई है। तुर्वशु अब नहीं रहे। पर यदु महाराज तुर्वशु और पारसू के साथ में आते हैं। जब वो सिंधु नदी तक पहुंचते हैं, वो तैरना नहीं आता, क्योंकि पहाड़ी जी इलाकों से आए थे। अफगानिस्तान के वो रेगिस्तानी पहाड़ी इलाका है, वहां पर नदियां नहीं होती अफगानिस्तान। तो अच्छा वहां पर उन्हें तैरना नहीं आता था। तो सिंधु नदी पे आने पे देवराज इंद्र जो होते हैं, सिंधु नदी को सुखा देते हैं एक समय, ताकि महाराज यदु सिंधु नदी पार कर सके। उसके बाद महाराज यदु आते हैं तुर्वशु के साथ में, यमुना के किनारे बसते हैं। तो यमुना के यमुना। किनारे भाई मथुरा होता है, और यादव की और कई सारी छोटी छोटी और बड़ी रियासतें और रिपब्लिक्स भी होते हैं यादवों के। वो सारे यमुना के किनारे होते हैं। यमुना के साउथ की तरफ यादव लोग बस जाते हैं। तो जी उसमें फिर ऋग्वेद में महाराज यदु की बहुत तारीफ की जाती है। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा वो यज्ञ कराते थे, सबसे ज्यादा देवताओं का वो रखते थे।
ये सारी की सारी बात महाराज जदू की होती है कि एकदम अर्ली वैदिक काल में, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी जो आज जो रहा, जो मिलिट्सों का हो गया, उस समय हिंदू आर्यों का हुआ करता था, उस जमाने की बात आ जाती जी है। तो उस समय वहां से निकलकर महाराज बसते हैं, जी और सारी की सारी जो रियासतें जादू की बाद में होती है, वो यमुना के ही आसपास होती है। जिस तरीके से आप देखते हैं भगवान कृष्ण का जन्म भी मथुरा में होता है, और मथुरा के पास में करौली आता है। करौली में आज भी यादव राजपूतों के का राज है। आज भी वहां पर जो राजा है वो यदुवंशी राजपूत है करौली के। बयाना के इलाके जो भरतपुर में रह गए, वो भी एक समय करौली में आता था। पूरा भरतपुर, पूरा बयाना, ज्यादातर ग्वालियर, और यहाँ तक कि मथुरा भी करौली की जो जो रॉयल फैमिली है उन्हीं की राज में आया करता था। जी तो ये राजनीति यादवों की अच्छी हिस्ट्री है। यादव एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि इतनी पुरानी भाई महाराज यदु जब इतने हजार साल पहले थे, हम आज से 4 से 8 हजार साल पहले की बात कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि भाई आप ऋग्वेद की किस डेट को मानते हैं। अंग्रेजों के हिसाब से वो 4 हजार साल पुराना बता देते, जी देसी आंकड़े है हिंदुस्तान के हिसाब से 8 से 10 हजार साल पहले की बात मानते हैं। इतनी पुराने पहले महाराज यदु थे, तो अब तक उनके तो भी लाखों करोड़ों वंशज होने चाहिए, तो वैसा है भी। तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि दो ब्रांचें रह गई यादवों की, वेस्ट में और ईस्ट के अंदर। ईस्ट में वो ब्रांचें हैं जो मथुरा के आसपास हैं, और जी वेस्ट में वो ब्रांचें हैं कि जो मुल्तान, अफगानिस्तान, सिंध और जैसलमेर, इन इलाकों में जाके बस गई, वो ब्रांचें आती है वेस्ट में। वेस्ट की ज्यादातर ब्रांचें हैं वो सम्राट शालीवाहन से आती, जिन्होंने सियालकोट बसाया, जिन्होंने सियालकोट जी का ओरिजिनल नाम था शालीवाहन कोट। तो इसमें महाराज सम्राट शालीवाहन की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आती है। इस जी तरीके से शुरू होती है कि जब जो यादवों का जो वेस्टर्न ब्रांच था, उसने दोबारा अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और जी वहां गजनी को अपना कैपिटल बनाया। तो अच्छा जो जैसलमेर की जो जो हिस्ट्री है, उसमें माना जाता है कि 2000 साल तक कैपिटल रहा गजनी। तब तक वो स्टेबलाइज रहा गजनी, 2000 साल तक स्टेबल कैपिटल की तरह रहा। अब बात आती है कि कुषाणों ने और इंडो ग्रीक्स कहते हैं, या यवन कह सकते हैं, यवन जी ने कुषाणों ने मिलकर अटैक करना शुरू। तो ये बातें आती है अराउंड फर्स्ट सेंचुरी आफ्टर कॉमन एरा की आती है। कॉमन एरा की आती है ये फर्स्ट सेंचुरी, यानी कि ईसा मसीह के 100 साल बाद के आसपास की बात आती है। जी तो उस समय भाई कुषाणों का और इंडो ग्रीक्स का बड़ा इन्वेजन। ये बात आपकी राजतरंगिणी के अंदर भी वेल मेंशन है। राजतरंगिणी में क्लियरली लिखा हुआ है, ये सारी की सारी बातें अच्छी तरीके से लिखी हुई है। और इस चीज को हम मैच कर सकते हैं, जो चीजें जैसलमेर की हिस्ट्री में लिखी हुई है उसको आप मैच कर सकते हैं। अब एक ही जगह कोई बात लिखी हुई है तो सामान्य सी बात है, आप बोल सकते हो कि भाई गलत लिखा है, सही बिल्कुल लिखा है, झूठ बोल रहा बिल्कुल है, या जिस राजा ने राज पैसे दिए उसी राजा की भाई तारीफें करने के लिए आप बैठे हुए होते हो। पर बात ये होती है कि अगर वही चीज दूसरी रियासत भी कह रही है, जम्मू कश्मीर की रियासत भी कह रही है, तो बात आती है कि जब दो अलग अलग सोर्सेज एक कॉमन बात कह रहे हैं, जी तब कहीं उसकी वैलिडिटी बन जाती है कि हाँ देयर हैज टू बी सब। नहीं तो वो दो जने कैसे बोल रहे होते हैं। जी इसमें हर तरह के नहीं, और जिसके जो ख्यात है वो दोनों के दोनों मैच खाती है। दोनों का मानना ये था कि वही, कि अराउंड फर्स्ट सेंचुरी, अर्ली फर्स्ट सेंचुरी कॉमन एरा के अंदर कुषाणों का और यवनों का बड़ा आक्रमण होता है। पहली जंग के अंदर जो शालीवान के पिताजी थे महाराज गज, वो जीत जाते हैं। महाराज गज की बात ये थी, उन्होंने फिर से गजनी के अराउंड कैपिटल बनाया था। कैपिटल को जाबुल से वो गजनी लेके चले गए। उससे पहले भी जाबुल के अंदर कैपिटल था। जाबुल पड़ता है आज ईरान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर जो पड़ता है, उसके अंदर एक जाबुल नाम छोटा सा गाँव रह गया जाबुल अब तो जाबुल का नाम भी जाबुल इसलिए आया था, क्या मतलब नहीं जानते, वो क्या अरबी शब्द था। उस समय उसे ऑब्वियसली जाबुल नहीं कहते थे बाकी। तो आज जो अफगानिस्तान और ईरान का हिस्सा जाबुल क्या, जाबुलिस्तान कहते हैं। कैपिटल महाराजगंज गजनी लेके पीछे उसका नाम गजनीपुर रखा वापस से, और वहां एक किला बनाया। जी उस तरह से किला बनाते हैं तब बहुत भयानक आक्रमण होता है। वो माता ज्वाला की उपासना करते हैं। तो उस समय ज्वाला जी होते हैं, वो खुद दर्शन देते हैं उनको उधर। उधर जी दर्शन ज्वालामुखी की उस समय ज्वालामुखी के पास हुआ करता था। आज तो खैर तालिबान की हुकूमत है, तो वहाँ अफगानिस्तान में कौन सा एक्टिव वॉल्केनो है, कौन सा डोरमेंट वॉल्केनो है, इसकी जानकारी देने की हिम्मत हम में से शायद किसी की ना हो। आज वहां जाए फ्लाइट लेके गजनी और देखे कि कौन सा वॉल्केनो आता है। पर जो ख्याल में लिखा है मैं वही बात
आपको बता सकता हूँ, जाकर मैंने चेक नहीं किया कि गजनी में कितने वोल्केनो पड़े हैं। जी तो बात ये आती है कि वहां देवी दर्शन देती है, उसके बाद में देवी भविष्यवाणी करती है कि इस जंग में तुम जीत जाओगे, पर दोबारा जंग होगी, वहां पर तुम और तुम्हारा ज्यादातर परिवार शहीद होगा और यहाँ पर मृत्यु का राज रहेगा। इस तरह की भविष्यवाणी करती है। तो वो जंग में चले जाते हैं महाराज गज। जंग में बड़ी जीत होती है यादवों की। उस जंग को अच्छी तरीके से ख्यात में मेंशन किया हुआ है संवत के साथ। मैं वो सोर्सेज बाद में डालूंगा, अभी सारे सोर्सेज एक साथ डालने का कोई मतलब नहीं होता है ऐसे कन्वर्सेशन में, तो बिल्कुल नहीं होता है। तो अब जब यादवों की बड़ी जीत होती है, यवन और कुषाण दोनों के दोनों हार जाते हैं। इसमें जी पहले डिसएग्रीमेंट था क्योंकि कनिष्क के राज का समय बताया था फर्स्ट सेंचुरी एडी। अब कनिष्क अगर राजा फर्स्ट सेंचुरी एडी में बन गया, तो फर्स्ट जी सेंचुरी एडी में कुषाणों की इतनी बड़ी हार तो नहीं हो सकती थी कि वो मथुरा तक पहुंच गए हैं। कुछ कनिष्क के आने तक तो मथुरा तक पहुंच रहे हैं, जी बिल्कुल। अफगानिस्तान में तो नहीं आ सकते थे। पर अब हिस्टोरियंस का मानना है कनिष्क फर्स्ट सेंचुरी में नहीं था, कनिष्क थर्ड सेंचुरी। और जिस अफगानी राजा की बात की जा रही थी जिसने शकों को मारकर संवत बनाया था, वो कनिष्क नहीं था, वो शालीग्राम। अब इस बात पे कंक्लूजन आया है क्योंकि बुद्धिस्ट में तारीख जो दी गई उसको डॉक्यूमेंट्री को वैलिड नहीं माना था। अंग्रेजों ने अपने हिसाब से तय कर दिया कि कनिष्क वही फर्स्ट सेंचुरी में होना चाहिए, क्योंकि उस समय मेंशन किया गया है कि अफगानिस्तान से आने वाला माइग्रेंट राजा था, उसने शकों को मारा और एक नया कैलेंडर लगाया। उस बात को उन लोगों ने इस तरीके से ले लिया। तो अब बुद्धिस्ट सोर्सेस के माने तो वही कनिष्क थर्ड सेंचुरी में था। और फिर शालीवान, क्योंकि संवत का नाम ही शालीवान शक संवत है, तो जी शालीवान ही बनाएगा, कनिष्क तो नहीं बना सकता शालीवान शक संवत को। तो गज पहली लड़ाई जीत जाते हैं, उसके बाद में वो आसपास के इलाकों पे कब्जा करना शुरू करते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर को हरा देते हैं महाराज गज। उस समय कश्मीर की जो डायनेस्टी थी वो जबरदस्ती कब्जा करके बैठी थी कश्मीर पे। जी उस डायनेस्टी को वो रिप्लेस कर देते हैं, जो वहाँ की पुरानी डायनेस्टी थी जो महाराज गज के कोर्ट में शरण लेके बैठी थी, उससे रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करके कश्मीर के फिर जो नए रूलर्स होते हैं उनकी बेटी से शालीवान सॉरी महाराज गज की शादी होती है। और हाँ, उनके उनसे जो बच्चे हो बेटा जो होता है, एक ही बेटा होता है, वो होते हैं सम्राट शालीवान। जी दूसरी जंग होती है, दोबारा वही बात होती है कि महाराज गज दोबारा देवी के पास जाते हैं। तब महाराज गज को बोला जाता है कि आप अपने चाचा को किले में रखो, आप बाहर जाओ, आपको आज मैं शहादत का मौका देती हूँ। आज आपका अपना बड़ा इनाम, एक तरीके से शहादत हमारे लिए इनाम की तरह हो। आपको वीर गति प्राप्त करने का मैं मौका दे रही हूँ, आप अपने महान पूर्वजों के साथ उनकी लाइन में खड़े हो सकते हो। आज इस पोजीशन पे आपको एलिवेट करती हूँ, देवी इस तरीके से कहती है। और जी कहा कि अपने चाचा को किले में छोड़ दो। वही होता है, जंग होती है, महाराज गज वहां शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। उसके बाद जो चाचा होते हैं महाराज गज के, वो कुछ महीने तक गजनी के किले को संभाले रखते हैं। और जब सब कुछ खत्म हो जाता है, रसद पानी खत्म होने वाला होता है, तब 20,000 औरतें जौहर करती हैं और जी बचे हुए जो योद्धा होते हैं वो साका करते हैं। 20,000। 20,000 औरतें। तो अच्छा सबसे बड़ा मेजर साका था वो, राजपूतों का जी। पहला जौहर साका था, गजनी का साका। तो पहला यहाँ जौहर लोग साका होता है कुषाणों और यवनों के खिलाफ। जी राहुल साहब, यहाँ लोग बोलते हैं कि क्या जौहर क्या होता है, वो चीजें ये चीजें ना, मतलब राहुल साहब एक सेकंड एक सेकंड, लोगों को पता नहीं है कि जौहर का क्या मीनिंग होता है, क्या लोग ऐसे जौहर के बारे में बोलते हैं। देखो, उसका मिलिट्री एप्लीकेशन है, रिलीजियस एप्लीकेशन वगैरह तो बाद में जाती है, उसकी मिलिट्री एप्लीकेशन है। बात ये होती है कि ऐसा स्टेट आ जाता है जहां पर कन्वेंशनल अटैक करना ज्यादा सुसाइडल हो जाता है। सुसाइड जी अटैक करना, जैसे आप देख सकते हो जब वर्ल्ड वॉर में जापानी हार रहे थे, तब उन्होंने जी अपने प्लेन पे बम बांध बांध के अमेरिकी जो जहाज थे उनको उड़ाना शुरू कर दिया। प्लेन पे बम बांधते थे और सुसाइड जी अटैक करते थे, कामिकाज़े कहते थे। जी इसका रीजन के साथ वो नॉर्मल कन्वेंशनल अटैक जब जापानी कर रहे होते थे तो 100 में 90 प्लेन शहीद हो जाते थे। तो इस तरह का कन्वेंशनल अटैक करना उनके लिए अब सुसाइडल हो गया था कि दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर था, तो इसलिए वो जी कामिकाज़े अटैक करते हैं। जौहर साका भी इस तरीके का। तो क्योंकि आवाज खराब आ रही है, एक सेकंड। क्योंकि अटैक नॉर्मल अटैक अगर, हेलो, आवाज जी थोड़ी जी डिस्टर्ब आ रही है, मिनट में चलेगा नीरा आपका। राहुल साहब, शायद शायद जी। हाँ, अब तो जी क्योंकि कन्वेंशनल अटैक करना जब दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है हाँ तब जी नामुमकिन होता है, आत्महत्या से बड़ी आत्महत्या होती है। इसलिए ये जी किया जाता था कि जो बचे हुए लोग हैं हमारे,
उनके पास कोई जीने का रीजन ना बचे। उनकी पूरी जी की पूरी फैमिली सुसाइड कर रही एक तरीके से, आत्महत्या बिल्कुल कर बिल्कुल राहुल रही साहब, फैमिली। बिल्कुल और उनको बहुत ज्यादा अफीम खिला दी जाती थी जिससे वो अपने आप ही मर जाएंगे, अगर वो जंग ना भी लड़े तो कुछ घंटों में वो अपने आप मरना ही है। तो जीने जी की कोई भी रीजन पीछे नहीं छोड़ा जाता था। और उसके जी बाद में चाहकर भी आप जी नहीं सकते कि आपने इतनी अफीम ले ली है। तो जो बचे हुए सिपाही होते थे वो अपना बेस्ट देते थे हकीकत के अंदर। और इससे ये होता था दुश्मन की जो ऑक्यूपाइंग फोर्स होती थी हम उसको जी डिस्ट्रॉय कर दें। इसी तरीके से आप इसलिए अच्छा देखेंगे कि जब चित्तौड़ का जौहर हुआ था, जी तब उस समय महापद्मनी के जौहर के बाद में जो तुर्कों की फौज थी वो इतनी कमजोर हो गई थी कि अपना गैरिसन ही मेंटेन नहीं कर पा रहे थे उधर। तो उन्हें अपना गैरिसन खाली करना पड़ा और चौहानों को देखकर उनको वहां से निकलना पड़ा, और उन्हें ऑक्यूपाई नहीं जी कर पा रहे थे। वहीं मान लो सरेंडर कर देते, पूरे की पूरे गैरिसन किले को सरेंडर कर देते, तो उनकी फौज वैसी की वैसी रहती, उनके पास उतने के उतने नंबर रहते, वो ढंग से जी ऑक्यूपाई कर लेते इलाके को और इस्लामाइज कर देते पूरे इलाके को। तो जौहर साका एक प्राइमरीली एक मिलिट्री टैक्टिक है, जिससे आप ऑक्यूपाइंग फोर्स को डिनाई कर रहे हो अपॉर्चुनिटी कि वो उस चीज को ऑक्यूपाई करे और उस पर राज करे। तो गजनी के जौहर साके ने भी यही किया, उसमें सम्राट शालीवान बच गए। वो अपने ननियाल चले जाते हैं कश्मीर में, कश्मीर जी में वो रहकर अपनी फौज तैयार करते हैं और फिर वो पंजाब पे अटैक करते हैं सबसे पहले। पंजाब तब तक वो तकों के कब्जे में आ चुका था। तो राहुल सियालकोट साहब, में राहुल साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक छोटे एक मतलब एक बहुत मेजर छोटी बात है लोगों की, 1947 से 1949 का जो पीरियड रहा है, दो सालों के बीच में 47 और 29, उसके बारे में बताओ कि देश के एकीकरण को लेके अपनी प्रजा को देखते हुए, और देश मतलब जाति धर्म कुछ सब कुछ मतलब ये चीजों को परे हटा के जो क्षत्रियों ने राजपूतों ने जो करा है देश के लिए, उस चीज के एकीकरण के बारे में कुछ मतलब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें। वो देंगे। एक बार कहावत कंक्लूड कर देते हैं पहले, तो उस बात पे जी आते हैं हम, ठीक है। जी तो अब सियालकोट में अपने आप को बसाने के बाद, जिसका नाम शालीवान कोट हुआ करता था, जी सगल नाम होता था शकों के राज में। तो सगल को हटाकर उसका नाम शालीवान कोट किया गया, इसलिए आज भी सियालकोट नाम है, सगल अच्छा नाम नहीं है सियालकोट का। जी उस तरीके से वो बसाते हैं। फिर मुल्तान के पास में कहरोज शहर है, वहां शकों को हराकर वो अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं। तो ये कंक्लूजन यहाँ पर आता है, जो वेस्टर्न डायनेस्टीज है यादवों की, वो सारी शालीवान से आती है। जडेजा, भाटी, जंज, मनु, ये सारी की सारी समा, चूड़ा समा, ये सारी जो वेस्टर्न ब्रांचेस आती है यादवों से, सारे शालीवान से आती है। 2000 साल पहले शालीवान थे। अब तब से आप जो नंबर्स कैलकुलेट करेंगे सारे इनके, तो वो बराबर यही आएगा कि भाई जितनी लीनेजेस होनी चाहिए 2000 साल से उतनी ही आई है। तो ये मोटा मोटा यादवों का एक बेसिकली प्री हिस्टोरिक कह सको या प्री क्लासिकल या एंशिएंट हिस्ट्री कह सको, ये रही है। और आप समझ सकते हैं जब यादव ये लोग थे, तो भाई गाय भैंस चराने वाले क्या थे, इन सब पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो खुद इस बात को जी बखूबी समझते हैं। जी क्या बोल सकते हैं उस पे, तो उनकी भाई काम है। मैं तो कहता हूँ उस बात पे भाई गर्व करें, भाई हम जी जो भाई गाय भैंस चराने में खराबी कुछ नहीं है। एक समय था जब भगवान कृष्ण भी चराते थे, उसमें कोई जी प्रॉब्लम नहीं। अब वो झूठे क्लेम करने, झूठी अपनी एंसेस्ट्रिया बनाना, जो लोग झूठी एंसेस्ट्री जी बनाते हैं वो बाकी कुछ नहीं है, अपनी माओ के सतीत्व पे से शक कर रहे हैं। क्योंकि जो जी उनके रिकॉर्डेड जो मेल एंसेस्ट्री है उसको डिनाई कर रहे हैं। अब इसका एक ही तरीका है, वो अपनी माओ के तत्वों पे शक करें, इसके अलावा तो कोई तरीका हो नहीं सकता है। इन लोगों को समझना चाहिए कि ज्यादा कोई बड़े लोग कहते नहीं है, नादान बच्चे होते हैं जो कॉन्सिक्वेंस नहीं समझते अपनी क्लेम का बेसिकली। उन लोगों में ज्यादा माथा नहीं मारना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, जिनको जो बोलना है वो बोलते जाए। बोलने से कुछ होता तो मैं कहूँ मैं हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हूँ, तो कल राष्ट्रपति मेरे लिए तो खाली होना नहीं है। जी हो जाता तो कोई कुछ भी कर लेता। अब हम दूसरी बात पे आते हैं, जो आपने बताया जी 1947 49 वाला पीरियड है, जी उसकी क्या अहमियत है। तो 47 से 49 वाले पीरियड की ये अहमियत है, इसके अंदर जो हिंदू रियासतें थी उनको उनको पूरी तरीके से पागल बनाया गया। एक सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक के अंदर जबरदस्ती एनेक्स कर दिया गया, जिनका कोई हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से, हमारे कल्चर से, हमारी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था। और ये बदमाशी कब करी गई, जब 1935 तक कांग्रेस वाले, कांग्रेस के लोग ही भीख मांग मांग के राजे महाराजों को लेके आ रहे होते थे कि प्लीज प्लीज आप हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, हमारे साथ आइए, हमारे सिस्टम में आइए, हमारे मंच पे भाषण दीजिए। ये खुद जी भीख मांग मांग के कोट कर रहे थे 1935 का। 35 के अंदर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू,
इन दोनों ने मिलकर ये बनाया, ये सिस्टम बनाया कि हम तो प्रोग्रेसिव स्टेटों में हम करेंगे इंटरवेंशन। उससे पहले दादा भाई नारोजी से लेके महात्मा गांधी तक सबके सब इस बात के में मानते थे कि भाई जो देसी रियासतें हैं वो रियासतें ही तो वो सोर्स है इंडियन रूल का, बाकी जगह तो भी गोरों का राज, हमारा राज थोड़ी है। जो हमारी रियासतें, जो इंडियंस का जो रूल है वो तो देसी रियासतों के अंदर ही आता है। और दादा भाई नारोजी और महात्मा गांधी बार बार इस बात को दिखाते थे कि भाई आप देखो कि प्रिंसली स्टेट के अंदर कितना अच्छा रूल है, और यहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट है ब्रिटिश इंडिया में। चाहे चंपारण वाला मामला हो, चंपारण वाले मामले में महात्मा गांधी ने बार बार कोट किया था कि जब जी ये इस तरह के डिस्प्यूट्स आते हैं प्रिंसली इंडिया के अंदर तो कितनी अच्छी तरीके से हैंडल किए जाते हैं, और अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं। तो जी चंपारण वाले मुद्दे में महात्मा गांधी ने गा गा के इस बात को बोला गया था कि मिसमैनेजमेंट रिसोर्सेज की कमी के कारण नहीं हो रहा, अंग्रेजों की नीच हरकतों के कारण हो रहा है। अगर रिसोर्सेज की कमी के कारण ये सब हो रहा होता तो देसी रियासतों में भी होना चाहिए था ना, जो कि जी नहीं हो बिल्कुल। रहा था। तो जोधपुर से लेके और जो गैर राजपूत रियासतें भी हुआ करती थी जैसे ग्वालियर वगैरह, उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तारीफें कांग्रेस गिन गिन के कर रही थी जगह जगह। ग्वालियर हो गया, मैसूर हो गया, जोधपुर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, बीकानेर हो गया, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कैपेबिलिटीज थी ये लोग जगह जगह जा जाके गा रहे थे कि आप देखो कि कितना अच्छा जी चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें। एंड तो राहुल साहब, हम्म, एक जो शब्द है आज तो मतलब यूज होता है बहुत, अहिर भी यूज करते हैं, यादव, उसको लेके आपको क्या विचार है, वो उसके बारे में थोड़ा। वो जब मैं बता चुका हूँ कि भाई जिन्हें ग्वालों को लगता है कि यादव से तो अपने हैं, कि मुझे लगता है मैं राष्ट्रपति हूँ, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को जो अच्छा। लगता है वो लगता रहेगा, उनका कोई लेना देना है ही नहीं। 1910 में यादव महासभा बनाकर इन लोगों ने प्रचार करना शुरू किया था। राव तुलाराम कुछ नहीं कहते थे कि वो यादव है, इन लोगों से क्या बात करनी थी, बात करे तो इनके बड़ों से करो ना। अच्छा, राव तुलाराम जी खुद नहीं बोलते थे कि मैं यादव हूँ। ए, वो कोई मसला नहीं था, ऐसे कोई बड़ा क्लेम किया हो, इस तरीके से कुछ किया हो। यादव महासभा जब बनी उसके बाद से ये बात शुरू हुई। ये खुद ही मुगलों से वफादारी दिखाई थी जयपुर के खिलाफ, उसके लिए भाई ये छोटी सी रियासत मिल गई रेवाड़ी। आज भी आप रेलवे स्टेशन देखना, बीच में रेवाड़ी आता है गुड़गांव से पहले, जी अच्छा। छोटा सा गाँव है। जी उसका कोई इलाज नहीं है, हमें ध्यान रखना है, कम्युनिटीज पे बोलना नहीं है ज्यादा, है ना। उसका कोई फायदा नहीं है, हम क्या है ये बताना ज्यादा जरूरी है, वो कौन क्या नहीं है वो बताने में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है ज्यादा इस बात। अब किसी को गलत फहमी हो, एक बार पागल खाने गया था आगरे की, कोई हमारा ही बंदा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया था तो पागल हो गया था एक्सीडेंट करके। उसको दिखाने अच्छा। आगरे के पागल खाने गया तो पहला पागल आया, उसने गुलाब डाल रखा था अपने इस पे शर्ट में। मैं गुलाब डाल के देखा तो ठीक है, शर्ट में ही डाल के रखा हुआ था। मैं बोला हाँ जी, तो पहचाना नहीं मुझे? कुछ नहीं पहचाना, कैसे इंसान हो? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को नहीं पहचाना आपने? जी अब लोगों ने आगरा का पागल खाना जगह जगह खोलना है, उसका कोई इलाज नहीं है। जी तो यादव वो थे, रूलिंग क्लास थी, जिनकी रियासतें हैं, जिनकी स्टेटें थी, फौजें थी, राज था, राजनीति थी। तो वो यादव हुए या तो दूसरे हुए, ये तो समझदार हिंदुस्तान की जनता है, वो जी तय करे। हम क्या कर सकते हैं उस बारे में? मुसलमानों में हर दूसरा मुसलमान अपने नाम की जैसे सैयद रख देता है, तो सैयद थोड़ी हो जाएगा भाई, वो अली से जी उसकी बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हर चलता फिरता मैं सैयद हूँ, सैयद तो वो नहीं होता। वैसे ये मुसलमानों तक की बात थोड़ी रहेगी, ये बात हिंदू की भी रहेगी भाई। ऐसा तो होना नहीं है कि नाम के पीछे कुछ करने से वो इंसान वो चीज ही बन जाए, इमेजिनरी क्लेम्स लगा ले, कोई मतलब जी नहीं है। तो ये तो चलता रहेगा। अब इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि 47 वाली, जी जैसे राहुल। वापस, जी तो इसके अंदर बात ये थी कि जो प्रिंसली इंडिया था दैट वाज बेटर मैनेज, बेटर रन। उसके बावजूद 1935 के बाद आप देखेंगे जब अंग्रेजों ने अपनी मर्जी से अजमेर के कई सारे गांव जोधपुर को देने के प्रस्ताव किया। देखो अजमेर फॉरेन ऑक्यूपेशन में था, ब्रिटिश रूल के अंदर आता था अजमेर, अजमेर अंग्रेजों के पास। तो ब्रिटिश रूल से इंडियन रूल में जब कुछ गांव जा रहे थे अजमेर के, उस समय ब्रिटिश ने को विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी कहती है आप तो इन्हें सामंतवाद की तरफ धकेल रहे हो,
वहां की बेचारी जनता के साथ क्या होगा, अजमेर के गांव की जनता के साथ में, जो आप जोधपुर को दे रहे हैं। ऐसी जी ऐसी वाहियात बातें कर रहे हैं। तो रिजल्ट आप देख सकते हो, जो पहला चुनाव था विधानसभा जो चुनाव था राजस्थान का, उनमें से 95% से ज्यादा कैंडिडेट महाराजा हरवंश सिंह के चुने हुए जीत गए हर जगह। हर जी जगह भाई भाई आप प्लेबिसाइड करा लेते। आप इतनी हिम्मत की बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइड कराएंगे कि पाकिस्तान रहेगा कि हिंदुस्तान रहेगा, आप जोधपुर में प्लेबिसाइड करा देते, जैसलमेर में प्लेबिसाइड करा देते। कहीं पर भी जनता आपको सपोर्ट नहीं करती थी। उसके अलावा जब मुस्लिम रूल है, उसके अलावा जो एक्सेप्शन आता है हैदराबाद का और जूनागढ़ का, जब मुस्लिम जी रूल है दो का, उसके अलावा जनता आपको कहीं भी प्रिंसिपल इंडिया में सपोर्ट नहीं करती थी। ये जहां पर भाई अंबाजी माता का मंदिर आता है दांती में, वहां तो राजा को लोगों को बोलना पड़ा कि आप इंडियन पुलिस और आर्मी आर्म फोर्सेस का अटैक मत कर देना, ये तुम्हें कुचल देंगे, मेरा राज जा चुका है। उन्हें ऐसे समझाना पड़ा कि आप एंटी अरे ना वाह हो, जी ऐसे समझाना पड़ा। तो इसको ये लोग हमें किताबों में क्या दिखाते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने फेडरलिज्म खत्म कर दिया, लोग ऑप्रेस हो रहे थे। इसमें जो सबसे बड़ा गद्दार था ये जयनारायण व्यास खुद। जी 1952 मेरे हिसाब से कांग्रेस की कमेटी का जो मसला था, उसमें जब प्रिंसली इंडिया को बैकवर्ड बोला गया था, तो जयनारायण व्यास भी चिढ़ गया। तो जयनारायण व्यास ने चिढ़ के भाई कांग्रेस वालों को बोला कि भैया कि अकाल हमारे भी आते, तुमसे ज्यादा आते थे, पर फिर भी जी जोधपुर बंगाल नहीं बना। तुम्हारे जो हाल थे वैसे हाल नहीं आया, हमारे जोधपुर बंगाल नहीं बना था। जो ऐसे जी लोग सड़क पे चढ़ नहीं रहे थे कि दाना दाना गोबर से निकाल के खा रहे हैं, ये हाल नहीं आए। जी बिल्कुल जी इतने पैसे खर्च किए, हजारों लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च किए, लोग भूख नहीं मरे। तो आप कंपेयर मत करो, हम लोग आपसे ज्यादा एडवांस थे, आप क्या बैकवर्ड बैकवर्ड कह रहे हो। हाँ वो खैर सोशलिस्ट आदमी है तो कहेगा कि गवर्नेंस तुम्हारी बैकवर्ड थी, फॉर्म ऑफ जी गवर्नमेंट बैकवर्ड थी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी तुम लोगों से ज्यादा इनलाइटेंड। तो ये बात जवाल ये जयनारायण व्यास जैसा आदमी कह देता है। जी इससे हमें बेसिकली समझ में आता है 47 से 50 के बीच में हमारे खिलाफ साजिश की गई। इसका एक रीजन है, दुनिया में जहां भी साम्यवाद आता है वहां जमीनों पे तो कब्जा होता है, तो बिजनेसेस पे भी कब्जा होता है। ये कौन सा हिंदुस्तान का साम्यवाद था जहां पर बड़े बिजनेसेस थे, बिरला से लेके टाटा, उनको नहीं तोड़ा गया, उनको नेशनलाइज नहीं किया गया। पर अगर कोई 10 बीघा जमीन वाला भी कोई, मतलब अगर राजपूत था उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर जहाँ ब्रिटिश इंडिया का रूल था, जो आगे जो जमीन जागीरदार भी नहीं, केवल 10 बीघा जमीन का मालिक है, उसकी जमीनें भी सीलिंग सेक्ट में डालनी शुरू कर दी आपने। 10 20 40 बीघा वाला एक परिवार के लिए 40 100 बीघा क्या होती है आप समझ सकते हैं, अगर 5 10 लोगों का जी परिवार है तो उसको सीलिंग सेक्ट में डाल के आप कब्जा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि 40 बीघा का जो किसान है वो भाई अत्याचारी है, पर जो जी अरबों की कंपनियां बना के बैठे हैं, बिरला टाटा वगैरह वगैरह, उनको तो आप मोनोपोली बना के दे रहे हो कि स्कूटर केवल भाई बिल्कुल ये बजाज ही बना सकता है और इतने स्कूटर देश में आएंगे, उन्हें ऐसी मोनोपोलियां बना के दे रहे हो, और 40 बीघा के मालिक जमीनें ले रहे हो। ये साम्यवाद था? नहीं। बिल्कुल 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 भाटी साहब सही बोल 19 के बाद जो किया गया वो एक जाति विशेष के खिलाफ टारगेटेड थी। जी जम्मू राव साहब कश्मीर से लेके मध्य प्रदेश तक, जैसलमेर से लेके बिहार तक जाति विशेष को कुचलने के लिए किया गया। ये बात समझनी बहुत जरूरी है। क्यों इसलिए किया गया? क्योंकि जो हिंदुस्तान की कल्चरल वैल्यूज थी, जो धार्मिक वैल्यूज थी, जो उसकी एंशिएंट हिस्ट्री है, उसको रिप्रेजेंट हम लोग जी कर रहे थे, उस स्टेटहुड को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसलिए हमें कुचलना जरूरी था। एक बार हमें कुचले तभी तो पूरे कागज से सोशलिस्ट अपनी एक नई रियासत बना सके। सोशलिस्टों की आदत है, आप जी चीन में देख सकते हो कि माओ ने क्या किया था, सारे बुद्धिस्ट मंदिरों को तोड़ दिया, जो भी पुरानी संस्कृति थी चीन की उसको जला दी। ये काम तो जी महमूद गजनवी ने भी नहीं किया, जो काम कांग्रेस ने और जो चीन के कांग्रेस माओ ने किया, ये काम तो महमूद गजनवी ने भी नहीं किया, उससे भी ज्यादा गिर गए। तो इसमें मैं किताब में रिकमेंड करूंगा कि गायत्री देवी जी की अच्छी किताब है प्रिंसेस रिमेम्बर्स। उसके अंदर इमीडिएटली भी आजादी के बाद, सो कॉल्ड आजादी के बाद, किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा था जयपुर का। तो जयपुर की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स थी, दीवारें थी, उनको तोड़ के किस तरीके से करप्शन शुरू हो गया, कैसे लोगों की जी बात सुननी बंद हो गई, लोगों के काम नहीं हो रहे थे, हर लोगों के, नहीं के राजपूतों के काम नहीं हो रहे थे। एक बार ये लोग पावर में आ गए, सबको उन्होंने बर्बाद करना कैसे शुरू किया, उस बुक में जी आपको राव अच्छे से। साहब अब आपके कोई सवाल हो तो आप बता सकते हैं। फ्रूटफुल चर्चा रही, मुझे लगता है फिर से यही खत्म करना चाहिए। राहुल साहब एक तो ये कि आपको मतलब पॉलिटिक्स को लेकर मतलब जो राजपूतों का है अपना पॉलिटिक्स को लेकर क्या विचार होना चाहिए, क्या मतलब फील्ड में आना चाहिए या अपना अलग कैसे मतलब आप बता सकते हो कि क्योंकि आज के यूथ के लिए बहुत अभी बड़ी चीज है ये। अभी भगवान की दया से जितनी हमारी आबादी है,
भाई 2-3% जी मुश्किल से पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मिलाकर, तो जी उसके हिसाब से अभी हमारी पॉलिटिक्स सिचुएशन अच्छी है। पहले 8-10 साल पहले और अच्छी थी, 20 साल पहले और अच्छी थी, 100 साल पहले तो एकदम अव्वल थी। तो अभी भी उसके हिसाब से सही है। अब हमें देखना ये है कि उससे नीचे नहीं गिरना, जो पोजीशन हमारे पास अभी है उससे नीचे नहीं गिरना, उसको आगे जाना। तो हमें जी ये अब एक्सपेंड करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम राजपूत मुख्यमंत्रियों पे ध्यान दें। एक उत्तर जी प्रदेश में हमें राजपूत मुख्यमंत्री मिला, पर हमें कीमत ही चुकानी पड़ी कि पूरे कैबिनेट में एक भी कैबिनेट मंत्री, स्टेट मिनिस्टर नहीं, कैबिनेट मंत्री हमको उत्तर प्रदेश में नहीं मिला। तो आज हमारे लिए जरूरी ये है कि जहां जहां हमारे ठीक नंबर है, जी राजस्थान के अंदर हो गए, हिमाचल में हो गए, उत्तर प्रदेश में हो गए, बिहार में हो गए, उत्तराखंड में हो गए, जम्मू कश्मीर में भी हो गए, तो यहाँ हमें डिमांड करनी चाहिए कि हमारा बंदा ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। एक बार जब हम टॉप को कवर कर लेते हैं तो जो डिक्लाइन का खतरा हम खत्म हो जाएगा एक तरीके से। अगर एंड वसुंधरा राहुल राजे के सर। हाथ जी में ये जी तय जी करना रहे कि कौन मंत्री बनेगा कौन मंत्री बनेगा, तो ओवर टाइम, जो कि हमारे नंबर्स कम है, माइनॉरिटी है एक तरीके से, तो वो लोग धीरे धीरे हमारे कोटे कम करते जाएंगे। अब बता के कि आपकी आबादी इतनी है, आपकी आबादी इतनी है, ये बता बता के हमारे कोटे कम करते जाएंगे। इसलिए जी राहुल इम्पोर्टेंट सर। है कि हम ट्रेडिशनल, एक बात को ट्रेडिशनल बना लें कि मुख्यमंत्री इन स्टेटों में राजपूत ही होता है, नहीं तो नहीं बन पाता है। जी, आपकी प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क रिफ्रेश। वाईफाई। राहुल सर आ रहा है, क्लियर आ रही है आवाज? आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है, बस फोटो नहीं आ रही। चलो एक ही बात है, अब हम इसे कंक्लूड करते हैं। मेरे हिसाब से हमने काफी वो चर्चा करी। वाईफाई और इशू आ कोई गया था। सवाल है आपको? जी। और कोई सवाल है तो बताएं, फिर लगता है काफी हमने फ्रूटफुल चर्चा करी है। पता तो है, यूथ का बस यही था कि पॉलिटिक्स के अंदर अपना, जो अपनी जाति है राजपूत क्षेत्र की, उसका हम्म, मतलब ये चाहता था कि आज की यूथ को बताना जरूरी है कि पॉलिटिक्स के अंदर क्या विचार है। क्योंकि ना क्या है आजकल जो राजपूत है वो मतलब शायद मैं गलत हो सकता हूँ, काफी लोगों का ध्यान केवल सोशल मीडिया की तरफ है। हम्म, एक मेन कारण ये है कि एक छोटा सा ये हो सकता है कि सोशल मीडिया से हटके ग्राउंड लेवल पर भी काम करें तो उससे ज्यादा मेरे हिसाब से ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हम्म। यही है बस। सोशल मीडिया वाली बात तो आपने सही कही है। जी इसमें एक मसला पर इम्पोर्टेंट आता है, देखो। जैसे 20 साल पहले की बात करें तो कॉलेज की राजनीति को लोग बचकानी हरकत समझते थे। भाई ये कॉलेजों में कोई सियासत होती है, सियासत तो पार्टी के दफ्तरों में होती है, कार्यालयों में होती है, सड़कों पे होती है। ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी हुई, कॉलेज में प्रेसिडेंट कौन बना कौन नहीं बना, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी हुई। जी पर आज आप देखेंगे कि कितने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कॉलेज की राजनीति से निकल के बने। लालू प्रसाद यादव हो गए, आज से आप कैबिनेट में देखोगे, मोदी कैबिनेट में देखोगे, तो ऐसे भाई आपको कम से कम 30-40% आपको ऐसे कैबिनेट मंत्री मिलेंगे जिन्होंने स्टूडेंट राजनीति से अपनी जिंदगी शुरू की। इसका रीजन था, इसका रीजन ये था, स्टेब्लिश्ड इंटरेस्ट ग्रुप जो थे, तो वो जी पार्टी के कार्यालयों में थे उसमें 20 साल पहले। वो कॉलेजों में नहीं आया, कॉलेजों को नजर सकती है। एस्टेब्लिश्ड जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट था वो कार्यालयों पे ध्यान दे रहा था, सड़कों पे ध्यान दे रहा था। जी और ये जो नए लोग थे उस समय, नए चेहरे जो थे, यहाँ तक कि लालू यादव भी एक समय नया चेहरा हुआ करता था, तो वो कॉलेज की राजनीति में उनको मौका मिला कि कंपटीशन नहीं है। एक बार उनको जो क्लाउड मिला कॉलेज की राजनीति से, तो उस क्लाउड का यूज कर कर बाद में वो मुख्यमंत्री बने। ऐसे वो तो खैर का काफी समय हो गया उसके बने हुए। ऐसे भी कितने लोग हैं जो आज के 2014 के चुनाव जीतने के बाद में आगे आए, 90s के अंदर वो कॉलेज में स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। कितने एमएलए होंगे, कितने एमपी होंगे, मंत्री जब इतने हैं तो उस तरीके से सोशल मीडिया को इस तरीके से देखना चाहिए कि यहाँ पर अभी स्टैब्लिश इंटरेस्ट ग्रुप नहीं। बीजेपी में भी ज्यादा से ज्यादा कौन, भाई ये आईटी सेल है, आईटी बीजेपी की औकात होती है ड्यूटी के बराबर पार्टी के अंदर। इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं होती, कोई उनका फोन भी, कुत्ता भी फोन नहीं उठाता अभी उनकी ये औकात है आईटी सेल की। तो अभी इसका ये मतलब है कि जो स्टैब्लिश इंटरेस्ट है, जो बड़े लीडर है, जो मंत्री प्रधानमंत्री बने हुए हैं ज्यादातर, वो इस चीज को सीरियसली नहीं लेते। जी राहुल साहब अच्छी तरीके से समझ गए हैं। तो आप, बहुत हम लोग जो नए चेहरे हैं, आप हो गए, हम हो गए, हम यहाँ क्लाउड गेन कर सकते हैं। आने से आज 20 साल बाद हम पावर में होंगे सब। इसको इस नजरिए से देखना चाहिए, ग्राउंड पे भी करना चाहिए, ऐसा नहीं नहीं करें। पर बात ये, ग्राउंड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आप एनजीओ खोलते हैं तो आज लाखों एनजीओ है देश के अंदर जो फंडिंग के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं।
आप किसी भी चीज में, आप महिला से शिक्षा पे use करें, चाहे आदिवासी बोले, चाहे भाई यहाँ तक कि अर्बन डेवलपमेंट के लिए खोल दें, हर चीज में आपके पास 100 इंटरेस्ट ग्रुप एनजीओ पड़े, आप कम्पीट नहीं कर सकते। पर वहीं इंटरनेट पे और सोशल मीडिया पे पॉजिटिव बता रहा हूँ, नेगेटिव तो मुझको पता है, पॉजिटिव बता रहा हूँ कि कोई स्टैब्लिश इंटरेस्ट ग्रुप ना होने के कारण आप आ सकते हो यहाँ पर, आप काम कर सकते हो, आप क्लाउड ले सकते हो। देखो आज भी मतलब कितने लोग देख रहे हैं, जैसे यही जो इतना इवेंट करने के लिए आपको पहले जमाने में यार टाउन हॉल बुक करना पड़ता था। अब मैंने कल स्पेस की थी जिससे कम से कम 1000-1500 लोगों ने सुना था। 1000-1500 लोगों के लिए एक छोटी सी सभा करनी पड़ती है, उसको खर्चा 15-20 लाख रुपया। वो कितने में हुआ, इंटरनेट की कुछ एमपी उड़े, बस बात करी, इतने लोगों से बात हो पाई। ये कल्पना नहीं हो सकती थी आज 10 साल पहले की, कल्पना नहीं कर सकते थे। जैसे हम वीडियो कॉल कर रहे हैं आप लाइव है, मेरे को याद है बचपन के अंदर एक कार्टून आता था पोकेमोन, जिसमें दिखाते थे लोग वीडियो पे बात कर रहे हैं, तो वो देख के लगता था यार ऐसा जमाना भी कभी आएगा यार, लोग दूर बैठे बैठे वीडियो पे बात कर पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जितना राहुल से शायद समय आप आगे आ स्क्रीन शायद ब्लर करिए, मेरी आप में से किसी से नेट इशू है। आपका आ रहा है कि मेरा नेट इशू आ मेरे को आपका चेहरा नहीं दिख रहा है आवाज में, सच्ची बताऊं। रहा है? हाँ, आपका नेट इशू आ रहा है, मेरा वाईफाई एकदम बराबर है। राहुल से लाइव खत्म करते हैं, अगर जरूरत होती तो दोबारा लाइव आते हैं ना। जी आवाज नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हैं? राहुल फिर लाइव आते हैं फिर कभी अब इस चीजों को लेके ना। आपकी आवाज नहीं आ रही, पर हम इसे कंक्लूड करते हैं वापस।